हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर हम 100 क्वेश्चन यानी 100 प्लस क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। यूपी स्पेशल के जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के 100 प्लस क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमारा फास्ट रिवीजन होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं और वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर पूछे जाने की संभावनाएं होंगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई है, आप जाइए प्ले पे, आपको मिल जाएगा यूपीएसआई लेवल की। ठीक है, तो जाकर हिंदी पढ़िए, संपूर्ण हिंदी पढ़िए, बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले आपको बता दें कि चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, तो देखिए, जब ये उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये पूरा हमारा अगर मान ले भारत है तो ये यहाँ पे जो रेड सा दिख रहा है ना, यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश बसता है। ठीक है, तो पहले हम उत्तर प्रदेश को थोड़ा बेसिक सा देख लेंगे। चलिए देखिए, जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या होता है, हमारा इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ उत्तर हो जाएगा, इस तरफ पश्चिम हो जाएगा, इस तरफ नीचे तरफ दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है, लखनऊ है, जो यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन बनते दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। तो देखिए हमें ये पूरब का क्षेत्र है और पूरब में सबसे आगे कौन सा निकला, हमें ये दिख रहा है, देखो ये इसकी ठोड़ निकली हुई है, कौन सा, ये बलिया है। क्या बलिया है दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला हमारा बलिया हो गया। समझ में बात आ गई, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है दोस्तों। और किसके साथ लग रहा है, बिहार के साथ। ठीक है, तो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। ठीक है, अब देखिए पूर्वी हो गया, अब पश्चिमी आते हैं दोस्तों। क्या, पश्चिमी की तरफ आते हैं दोस्तों। तो पश्चिम में हम अगर आने की कोशिश करते हैं दोस्तों, सबसे पश्चिमी जिला देखते हैं उत्तर प्रदेश का, तो ये आपको शामली दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, शामली दिख रहा होगा दोस्तों। और ये शामली क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला, और ये हरियाणा के साथ में सीमा साझा करेगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और देखिए अब बात करेंगे सबसे उत्तरी जिला। तो सबसे उत्तरी जिला हमें कहीं नहीं जाना है, शामली से लगा हुआ जस्ट सहारनपुर, देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए सहारनपुर दोस्तों किससे किससे लगा हुआ है, ये सबसे उत्तरी जिला। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। हरियाणा के साथ में और हिमाचल प्रदेश के साथ में, किसके साथ में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ में ये सीमा साझा करता है। ये एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा, सहारनपुर। और इकलौता जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एक ऐसा जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जिला है, 3 राज्यों को छूने वाला है और हिमाचल प्रदेश को छूने वाला इकलौता जिला भी है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं 3 चीजें। ठीक है, पूर्वी जिला देख लिए हैं, पश्चिमी देख लिए, उत्तरी देख लिए, अब दक्षिणी चलते हैं। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, जब हम इस तरफ देखते दोस्तों तो ये लटका हुआ दिखता है सोनभद्र जिला। ठीक है, क्या, सोनभद्र जिला दोस्तों, ये दिख रहा होगा आपको सबसे दक्षिण में। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। और सोनभद्र पूरे भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। कौन कौन से 4 राज्य है दोस्तों, आपको हम दिखा दें। देखिए ये यहाँ पे टच कर रहा है किसको, बिहार को, ये दिख रहा होगा। यहाँ पे किसको दोस्तों, झारखंड को टच कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये नीचे छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है। और इस तरफ पूरा किसको, मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। तो हमने देखा पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र दोस्तों। और एक लगे लगे हाथ क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा, एकमात्र जिला जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा। ये देखिए आपको ये दिख रहा है ललितपुर, ये देखिए ललितपुर दिख रहा है, ये एकमात्र ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से ललितपुर मध्य प्रदेश से घिरा। देख रहे हैं, इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, केवल और केवल इस झांसी को स्पर्श कर रहा। तो क्वेश्चन बनेगा एकमात्र जिला जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ललितपुर। ठीक है, ये समझ गए। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला भी कौन सा है, ललितपुर। देखिए ललितपुर केवल एक ही जिला को स्पर्श कर रहा है, किसको, झांसी को। ठीक है, जैसे श्रीलंका नहीं लटका हुआ होता है दोस्तों भारत के साथ में, उसी तरह ललितपुर भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक चीजें दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कहाँ से हैं, तो ये हमारा रहा रायबरेली जिला। क्या है, ये हमारा रायबरेली जिला है। ठीक है, तो हम यहाँ से आप क्लासे ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं
टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो यही सीरीज हमारी आप लोग कहेंगे तो रेगुलर स्टार्ट रहेगी। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपसे कर दें, अभी कर दें। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे प्रस्तावित हैं। ठीक है, मतलब टोटल हवाई अड्डे कितने हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय जिन्हें बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जो बन चुके हैं जो बनने वाले सबको हमें बताना है कितने को अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया इसका हम आंसर अगले वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया, क्या बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। ठीक है, कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा दोस्तों। तो लोग 26 जनवरी 1950 कहते थे दोस्तों, मगर वो कहीं ना कहीं उनका एकदम बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। तो वो चीज वो गलत करते आते हैं। आपको बताना है कब, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। ठीक है, देखिए इसके पहले अगर हम आपको बताना चाहें कि उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में क्या था दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे। क्या बोलते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत बोलते थे। ठीक है, फिर 1877 जब समय आया तो इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। क्या, उत्तर पश्चिमी प्रांत वो तो रहा ही, साथ में इसमें आगरा एवं अवध भी जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर 1902 की बात आई तो 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और 1937 में क्या, 1937 में इसे केवल और केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। मगर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है यूपी पुलिस में, अगर आपने पेपर दिया होगा आपको पता भी होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में 4-5 बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। दोस्तों आपको पता है कि क्यों किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था दोस्तों, आपको पता है बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश था। ठीक है, और इसको क्या किया गया कि उत्तराखंड को क्या किया गया दोस्तों, क्यों काटा गया उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वो दोस्तों पहाड़ी वाला इलाका था। क्या, उत्तराखंड पहाड़ी वाला इलाका था, तो वहां से क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के 13 जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को दोस्तों काट करके एक अलग राज्य की स्थापना कर दी गई, जिसका नाम पहले उत्तरांचल रखा गया। क्या, उत्तरांचल। देखिए उत्तराखंड नाम नहीं रखा गया था, उत्तरांचल नाम रखा गया, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। कितने जिले काटे गए थे, 13 जिले। कब, 9 नवंबर 2000 को दोस्तों। फिर इसका नाम बदलकर 2006 के आसपास दोस्तों उत्तराखंड कर दिया गया, जिसे अब यूके के नाम से जानते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर प्रदेश है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कितने जिलों को काटा गया, 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया और क्या बनाया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। कब, 9 नवंबर 2000 को दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। ये देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था यूपी पुलिस में, कोई भी इंसान मतलब बहुत ही कम लोगों ने इसको सही किया था कि हिंदी भाषा को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया। देखिए सब लोग ये जो 1968 इसको नहीं पहचान पाए थे। ठीक है, सब 1950 कह रहे थे, मगर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया, तो 26 जनवरी 1968 को दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा किसे घोषित किया गया, तो उर्दू को किया गया था। प्रथम कौन सा है, हिंदी है दोस्तों। ठीक है, प्रथम कौन सा है, हिंदी है दोस्तों। ठीक है, अक्टूबर 1947 में घोषणा की गई थी। ठीक है, देखिए समझिए जो प्रथम है दोस्तों उसे कब घोषित किया गया, तो अक्टूबर 1947 में, और द्वितीय राजभाषा उर्दू जो है 1989 में। कभी बार डेट पूछ लेता, जैसा कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था क्वेश्चन आपका, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके यूपी पुलिस में दोस्तों। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है, एनसीआर। क्या, एनसीआर दोस्तों, एनसीआर बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दोस्तों। इसमें अभी तक अगर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल, तो सबसे नवीनतम कौन सा है, शामली है। 8 जिले जैसे हो गया आपका मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली दोस्तों। ठीक है, तो 8 जिले इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे नवीनतम कौन है, शामली है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपी
पुलिस में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है? तो विधानसभा के सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है, जिसमें 12 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटों वाला इलाका कौन सा है? तो प्रयागराज है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की न्यूनतम सीटें। अब देखिए सबसे ज्यादा सीटें देख ली, तो सबसे कम सीटें कहां पर हैं दोस्तों? तो ये 3 जिले हैं। कौन कौन सा? श्रावस्ती होगा जो कि सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है, महोबा होगा, चित्रकूट होगा, यहां पर 2-2 सीटें हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा 12 सीटें हैं प्रयागराज में, और वहीं पर दोस्तों इन 3 जिलों में केवल 2-2 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई। दोस्तों राज्य मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक है जो कि लखनऊ से बाहर हुई, हमेशा लखनऊ में होती थी, तो कौन सी है दोस्तों? ये आपको 29 जून 2019 में दोस्तों योगी सरकार में हुई थी। कहां पर हुई? तो कुंभ नगर प्रयागराज में। कहां पर दोस्तों? तो कुंभ नगर प्रयागराज में। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता है कि टोटल 18 मंडल है और सबसे नवीनतम मंडल है अलीगढ़ मंडल, जिसे 2008 में दोस्तों अप्रूवल दिया गया, मतलब 2008 में इसे बनाया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो कितने हैं? 18 हैं। सबसे नया कौन सा है, मतलब सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन सा बना है? तो अलीगढ़ मंडल। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। अगला है मतदाताओं की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गाजियाबाद दोस्तों। इसे छोटी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। गाजियाबाद दोस्तों क्या है? मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है दोस्तों संसदीय क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने बड़ा देख लिया, छोटा भी देखना जरूरी है। तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो बागपत है। क्या है दोस्तों? बागपत है दोस्तों। तो ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो दोस्तों कहाँ है? इलाहाबाद में दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब की गई? प्रयागराज में। तो 17 मार्च 1866 को। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी हैं दोस्तों। तो इसे भी याद कर लेंगे। चलिए अगर है चौथावां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 14वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग कभी कभार क्या करते हैं? भूल जाते हैं, तो इनको याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी नारायण सिंह जी। कौन? चौधरी नारायण सिंह जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य एवं प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी है, या फिर पूछ ले उत्तर प्रदेश की, दोनों का आंसर एक ही होगा। कौन होगा? सुचेता कृपलानी। देश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री किसने दिया? तो उत्तर प्रदेश ने ही दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हम बता चुके हैं, बलिया है दोस्तों। किसके साथ लगता है? तो ये बताना है। तो बिहार के साथ लगता है। हमने भी दिखाया भी है कि बिहार के साथ सबसे पूर्वी जिला बलिया सीमा साझा करता है दोस्तों। वहीं अगर पश्चिमी जिला की बात करते हैं तो शामली है दोस्तों। और किसके साथ? हरियाणा के साथ दोस्तों। हमने दिखाया भी है कि हरियाणा के साथ दोस्तों ये सहारनपुर मंडल के साथ में लगा है। ठीक दोस्तों, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आता है और ये हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है। और ये सबसे नवीनतम मंडल है, सबसे नवीनतम जिला है जो एनसीआर में शामिल किया गया है। ठीक है, एनसीआर। ठीक है, आपको पता भी होगा। ठीक, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला की बात करते हैं तो सहारनपुर हमारे दिमाग में आना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको यह भी याद करना है कि सहारनपुर कितने जिलों को छूता, कितने राज्यों को छूता? दोस्तों 3 राज्य हैं। किसको किसको? तो हरियाणा को छुएगा HR, फिर दोस्तों HP हिमाचल प्रदेश, और फिर यूके उत्तराखंड को। तो आप समझ रहे हैं। और हमने बताया भी है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है। कौन है? सहारनपुर दोस्तों। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है दोस्तों। और अगर सोनभद्र की खासियत आप जानना चाहेंगे तो आपको बता दें कि सोनभद्र पूरे भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको किसको दोस्तों? तो हमने बताया था बिहार को। ठीक है, बिहार हो गया, फिर झारखंड को करता है। ठीक है, झारखंड को, और फिर करता है छत्तीसगढ़ को, और फिर करता है मध्य प्रदेश को। यानी कि 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? हमने तुरंत बताया। कौन है? सहारनपुर दोस्तों।
सबसे उत्तरी जिला भी है, ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा है, मध्य प्रदेश से घिरा है, तो हमने इसको भी दिखाया है। कौन सा है दोस्तों? ललितपुर है। ललितपुर क्या है दोस्तों? तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। हमने दिखाया था कि श्रीलंका का लटका हुआ मिलेगा दोस्तों, तो वो चीजें कौन है? ललितपुर है, ठीक है। चलिए, और ललितपुर में सबसे कम मुस्लिम आबादी दोस्तों, ये भी याद रख लेना आप अपने दिमाग में। चलिए अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, तो वो भी ललितपुर ही है। हमने दिखाया भी था किसको करता है, तो केवल और केवल झांसी के साथ में दोस्तों ये साझा किया है, ठीक है। झांसी के साथ में मात्र एक जिला को स्पर्श करता है दोस्तों, कौन है? ललितपुर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, देश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है, हमने बताया कौन है? सोनभद्र दोस्तों, सबसे दक्षिणतम जिला भी है। किसको किसको करता है? तो बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और एमपी हो गया, ठीक है। अब देखिए वही क्वेश्चन कि झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश झारखंड से भी लगता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से लगता है, मगर केवल और केवल एक ही जिला छूता है। कौन सा है? सोनभद्र, जो कि सबसे दक्षिणतम जिला भी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम नगर निगम वाला जिला, ठीक है, सबसे नवीनतम नगर निगम वाला जिला कौन सा है? तो 17 नगर निगम है। देखिए मंडल कितने हैं? 18, और नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। और 17वां कौन सा है दोस्तों? शाहजहांपुर है दोस्तों। कब बना है? तो अप्रैल 2018 में ये बना है दोस्तों, ठीक है। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों कब हुई थी और कहाँ हुई थी दोस्तों? देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। पंतनगर दोस्तों, कहाँ? उत्तराखंड में। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये यूपी असल में क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, क्योंकि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था दोस्तों। आपको पहले हम बता चुके हैं कि 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के 13 जिले काट करके कौन सा राज्य बनाया गया था? उत्तराखंड। तो याद रखेंगे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंतनगर, उत्तराखंड वाला, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वीडियो में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं दोस्तों? तो 59.3% लोग दोस्तों खेती पर निर्भर हैं, ठीक है। कृषि प्रधान देश है अपना भारत दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, हर जगह देखने को मिल जाता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का नकदी फसल कौन सा? नकदी मतलब क्या होता है? जिसको आप ज़्यादा स्टोर न कर सको, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये पैसों के लिए उगाए जाते हैं कि हमने भैया इन्हें उगाया और इन्हें तुरंत बेच के हम क्या करते हैं? इनसे पैसे वसूल लेते हैं, तो ये नकदी होते हैं। जैसे आपका गेहूँ हो गया, धान हो गया, वो नकदी नहीं होंगे, ठीक है, वो नकदी नहीं होते। ये जैसे आप गन्ना हो गया दोस्तों, चाय हो गया, कपास हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? नकदी है दोस्तों, ठीक। तो सबसे उत्तर प्रदेश का नकदी फसल कौन सा है? तो गन्ना है दोस्तों। और सबसे अच्छा गन्ना कहाँ होता है? तो मेरठ की तरफ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नींबू हो गया, या फिर चना हो गया, या फिर हल्दी हो गया दोस्तों, अदरक हो गया, आदि का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है दोस्तों? तो इन सभी का सबसे ज्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र दोस्तों। हमने बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में बताया है दोस्तों। इसके अंतर्गत लगभग 7 जिले आते हैं जो आपके निचले हिस्से में होते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो देखिए बुंदेलखंड में किस लिए होती है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पानी कमी होती है, तो वैसी चीजें उगाई जाती है जिनमें पानी की जरूरत कम पड़े, ठीक है। तो चलिए अब ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य। देखिए ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कभी कभार कंफ्यूज कर देता है, तो इससे बच के रहिएगा। देखिए पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य। जब ऐसी चीजें पूछी जाएं तो दोस्तों आपको बेझिझक अपना उत्तर प्रदेश बता देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। ये एकदम रियल फैक्ट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मगर अगर यहीं पे कह दे कि प्रति हेक्टेयर, यानी कि प्रति हेक्टेयर कौन उत्पादित करता है सर्वाधिक गेहूं, तब आपको पंजाब बताना होगा। देखिए ये क्या होता है? अब देखिए मान ले उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा जमीन पर होता है गेहूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम 1 बीघा में दोस्तों अगर मान लिया हम सपोज करते हैं 100 किलो गेहूं उगाते हैं,
तो दोस्तों वही पंजाब क्या करता है, 1 बीघा में इससे ज्यादा गेहूं उगा लेता है। मतलब प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा कहां होता है, तो आपका पंजाब में होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। अगर सबसे ज्यादा गेहूं की बात करें तब उत्तर प्रदेश, अगर प्रति हेक्टेयर की बात करता है तब आपको पंजाब बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविश्वविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम क्या है, तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अफीम की खेती किस जिले में होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है दोस्तों, और कहां होती है तो आपको बता देना है बाराबंकी दोस्तों। क्या, बाराबंकी दोस्तों अफीम की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अफीम खेती दोस्तों बाराबंकी में होती है, और गाजीपुर में भी देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे क्या है, अफीम फैक्ट्री है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम फैक्ट्री स्थित है दोस्तों, कहां, गाजीपुर। गाजीपुर से बता दें दोस्तों कि गाजीपुर में कार्नवालिस की दोस्तों क्या है, कब्र है दोस्तों। कार्नवालिस के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे जो कि एकमात्र अधिकारी जिनकी कब्र कहां, अपने भारत में रह गई थी ना, तो कौन है, गाजीपुर में कार्नवालिस का मकबरा भी है। ठीक, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एकमात्र अफीम की फैक्ट्री कहां है, तो गाजीपुर में ही है दोस्तों, जहां के मनोज सिन्हा जी हैं। क्या है, मनोज सिन्हा जी दोस्तों रेल मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके बताना कि ये किस पोस्ट पर हैं, अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा जी किस पोस्ट पर हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना किस जिले में की गई थी, तो कहां की गई दोस्तों, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये क्या है दोस्तों, कैपिटल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो कहां पर, प्रतापगढ़ दोस्तों। इसे इसीलिए आंवला नगरी कहते हैं। आपको बता दो दोस्तों कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों, आजकल आपको पता है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों, उसके चलते विटामिन सी सबको चाहिए, मगर इस समय क्या है दोस्तों, अगर आंवला होता दोस्तों सबसे अच्छा, यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में दोस्तों विटामिन सी इसी से मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आजकल लोग प्रतापगढ़ को जरूर याद कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। अभी हमने बताया कि अगर सबसे ज्यादा वर्षा की बात कर ले दोस्तों तो गोरखपुर बता देना। ठीक है, कितने सेंटीमीटर, 184.7 सेंटीमीटर वर्षा यहां मापी गई है दोस्तों। ठीक है, गोरखपुर सबसे ज्यादा वर्षा। ठीक है, यहां पर गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे गोरखपुर। अब वहीं पे बात कर ले, 37 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो मथुरा दोस्तों। क्या, मथुरा में सबसे कम वर्षा भी होती है दोस्तों। और यहां पे दोस्तों पता है दूध डेयरी प्लांट भी लगाया गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो याद रखेंगे कितनी वर्षा होती है, देखिए 54.4 सेंटीमीटर, देखिए बहुत कम है। ठीक है, उत्तर में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर, सबसे कम मथुरा दोस्तों। हेमा मालिनी का क्षेत्र आप जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया। तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों, तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से हैं तो वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पहला कौन सा है, तो भाबर एवं तराई का क्षेत्र। क्या, भाबर एवं तराई क्षेत्र, जिसमें दोस्तों मुरादाबाद हो गया, रामपुर आ गया, बरेली आ गया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती आदि जिले आ जाते हैं। तो दूसरा कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी मैदान, जिसमें मेरठ मंडल के आसपास के क्षेत्र आते हैं। तीसरा होगा दोस्तों मध्य पश्चिमी मैदान, जिसमें बरेली एवं मुरादाबाद आ गए। और चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान दोस्तों, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जैसे आगरा मंडल के आसपास के क्षेत्र आ जाएंगे। पांचवा हो जाएगा दोस्तों मध्य मैदान। क्या, मध्य मैदान दोस्तों। ठीक है, इसमें जैसे कानपुर और लखनऊ मंडल का हो गया। ठीक, और फतेहपुर क्षेत्र आ गए, जैसे अपना रायबरेली भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, और छठा होगा दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या, बुंदेलखंड प्रदेश, जिसमें झांसी होगा, चित्रकूट होगा, ये झांसी और चित्रकूट मंडल के सभी जिले आ जाएंगे। वहीं सातवां होगा दोस्तों उत्तरी पूर्वी मैदान, जैसे गोरखपुर मंडल और गोंडा के क्षेत्र भी आ जाएंगे। ठीक है, और आठवां हो गया आपका पूर्वी मैदान दोस्तों। क्या, पूर्वी मैदान, जिसमें वाराणसी हो गया, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल और प्रयागराज मंडल भी आ जाएंगे। और नौवां हो जाएगा दोस्तों आपका विंध्य क्षेत्र। क्या, विंध्य प्रदेश, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद का दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा। तो ये हो गए दोस्तों आपके 9, ठीक है,
कृषि जलवायु क्षेत्र ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कौन से जिले हैं जो वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है दोस्तों? तो आपका कौन सा है? मथुरा और आगरा दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है कि बारिश भी बहुत कम होती है दोस्तों। हमने बताया भी है कि मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। और अगर मथुरा की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेले भी लगते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो मथुरा में ही लगते हैं दोस्तों। और वहीं दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि प्रदेश में अवनालिका अपरदन यानी जल से प्रभावित जिले सबसे ज्यादा कौन है? तो इटावा और आगरा दोस्तों। पहले नंबर पे इटावा है। ठीक, तो ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को क्या कहा जाता है? तो इनको हम सीमांत कृषक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी उनको हम सीमांत कृषक कहेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमीरपुर है। क्या है? हमीरपुर दोस्तों राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जैविक खेती हेतु करेगा, मतलब जैविक खादों का प्रयोग करेगा। यहां पर दोस्तों एकदम से शुद्ध खादों का प्रयोग किया जाएगा जो कि खुद के द्वारा बनाई जाए। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो कौन सा आयोग गठित किया गया है? आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो दोस्तों कृषक हैं, ठीक है, उनकी आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2022 तक। इसके लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया? तो किसान समृद्धि आयोग। ठीक है, तो ये आयोग क्या करेगा? कृषकों की आय दोगुनी करेगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के सफेदा व चौसा आम किस जिले के प्रसिद्ध? दोस्तों आपको पता होगा सफेदा आम और चौसा आम बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये किस जिले के प्रसिद्ध आम है दोस्तों? जैसे मलिहाबाद आपका लखनऊ हो गया, मलिहाबाद हो गया, तो उस प्रकार से चौसा और सफेदा आम कहाँ के हैं? तो सहारनपुर के दोस्तों। कहाँ के? सहारनपुर। और सहारनपुर का नाम आते ही आपको तुरंत याद कर लेना है कि सबसे उत्तरी जिला। क्या? सबसे उत्तरी जिला, हिमाचल प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला। ठीक है, ये एक मंडल है दोस्तों। तो ये सब चीजें याद आ जानी चाहिए। चलिए अगला है गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई। कहां की गई? गंगा के बारे में जानकारी लेने के लिए दोस्तों तो आईआईटी कानपुर। ठीक है, कहां? आईआईटी कानपुर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं आपके पीसीएस में दोस्तों। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो बता दे रहे हैं आपको। गेहूं हो गया, मटर हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया दोस्तों, तरबूज हो गया, आलू हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, इनमें क्या है? इनका प्रथम स्थान है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले किसी के भी बारे में आप उत्तर प्रदेश बता देना। देखिए आपको बता दें कि आमों का शहर किसको कहते हैं? तो मलिहाबाद को। ठीक है, अमरूद का शहर किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्रयागराज को। और आंवला का शहर या फिर आंवला नगरी किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्रतापगढ़ को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि मूंगफली उत्पादन प्रदेश के किस हिस्से में होती है दोस्तों? तो रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड आपका बरेली वाला हिस्सा है दोस्तों। इसको रुहेलखंड के उसमें जाना आता है। तो रुहेलखंड में दोस्तों मूंगफली की खेती अच्छी खासी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों? तो मेरठ में होता है। और मेरठ को दोस्तों खेल नगरी कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि मेरठ में दोस्तों खेल का सामान सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, खेल का सामान मेरठ का दोस्तों। और मेरठ का दोस्तों कैंची। ठीक है, कैंची मत भूलिएगा, कैंची नगरी भी कहते हैं। कैंची नगरी और क्रांति नगरी भी मेरठ को कहा जाता है। देखिए हम साथ ही साथ क्या करेंगे, आपको एक एक चीज आपके दिमाग में बिठाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है दोस्तों? तो आपको पता है कि जो प्रदेश में आम उगाए जाते हैं उनको हम अगर दूसरे देश में बेचते हैं, दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं तो नवाब ब्रांड के नाम से। क्यों? क्योंकि लखनऊ के नवाब हमारे यहाँ क्या थे? फेमस थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बरई मानपुर। क्या? बरई मानपुर तथा पाली, जो कि देखिए बरई मानपुर कहाँ पड़ता है? बांदा में पड़ता है। और पाली कहाँ पड़ता है दोस्तों? ललितपुर। ललितपुर तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर, सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला। ठीक है, तो बरई मानपुर और पाली दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? तो पान की खेती के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है,
चलिए तो देखिए 51वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है दोस्तों। क्या गंगा नदी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग दोस्तों 1000 किलोमीटर गंगा नदी बहती है दोस्तों, ठीक। और टोटल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर दोस्तों, जिसमें से 1000 किलोमीटर के आसपास कहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी फैली हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई आपके गंगा नदी क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी दोस्तों किस जिले से प्रवेश करती है, तो आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है दोस्तों बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और आपको बता दें कि यही जो गंगा है वो निकलते हुए दोस्तों सबसे अंतिम जिला कौन सा है, पूर्व में आपको पता होगा बलिया। तो बलिया के साथ ही उत्तर प्रदेश से ये बाहर चली जाती है, ठीक है, घाघरा नदी में समाहित हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से निकलती है, तो बिजनौर से। देखिए वैसे तो यूके से निकलती है उत्तराखंड से, मगर उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश से बाहर किस जिले से जाती है, तो बलिया से। तो ये चीजें याद रखेंगे गंगा नदी से संबंधित दोस्तों। अगला है कि प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश किस जिले से होता है। देखिए गंगा का तो हमने देखा बिजनौर से होता है, मगर यमुना नदी कहां से होता है दोस्तों, सहारनपुर से। और आपको पता है कि सहारनपुर क्या है, सबसे उत्तरी जिला है। क्या सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों, और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है। वहीं से दोस्तों आपके सहारनपुर से ही यमुना नदी का प्रवेश होता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कहां से निकली यमुना नदी, तो बंदरपोच के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी यमुनोत्री से निकली हुई है दोस्तों, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पूछेगा इसका समापन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता है कि इलाहाबाद में दोस्तों, प्रयागराज में ये मिल जाती हैं संगम में दोस्तों, ठीक है। तो सहारनपुर से निकलती हैं और प्रयागराज में इसका समाप्ति हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा गंगा तट किस जिले में है दोस्तों, तो आपको बता देना है बदायूं। बदायूं दोस्तों लगभग 133 किलोमीटर दोस्तों गंगा तट मौजूद है अकेले बदायूं जिले में दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, तो याद कर लेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर के बहती है दोस्तों, तो आपको बता दें टोटल 28 जिले हैं। कितने, टोटल 28 जिलों से गंगा नदी होते हुए बहती है। यानी अगर हम बात कर ले दोस्तों कि बिजनौर से लेकर के बलिया तक जब गंगा नदी बहती है तो कितने जिले पड़ते हैं, तो 28 जिले पड़ते हैं, जिसमें हमारा रायबरेली जिला भी पड़ता है। जिसको देखिए समझिए कौन कौन से जिले हो गए, इससे बिजनौर हो गया, हस्तिनापुर हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया, अनूप शहर हो गया, नरोरा हो गया, बिठूर हो गया, डलमऊ हो गया। डलमऊ अपने रायबरेली पड़ता है। देखिए ये जिले नहीं है, ये मुख्य स्थान है उन जिलों के, ठीक है। काला काकर हो गया, शंगेरपुर हो गया, बक्सर हो गया, गाजीपुर हो गया और बलिया हो गया, ठीक है। तो याद रख सकते हैं वो ये जिलों के कुछ मेन स्थान है, कोई कोई जिले भी हैं, तो यहाँ से होकर के वो रहती हैं, ठीक। जैसे कई बार पूछ लेगा गढ़मुक्तेश्वर में कौन सी नदी है, तो गंगा नदी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे कितने जिले, 28 जिले। कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, तो आपको बता देना है बिजनौर जिले से, ठीक है, और बलिया से निकल लेती है दोस्तों बिहार की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है, तो 19 जिलों से। कितने जिलों से दोस्तों, 19 जिलों से यमुना नदी बहती है दोस्तों। और आपको बता दें कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी ही है, ठीक है। कौन कौन से जिले लगभग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। बागपत दोस्तों, वृंदावन, मथुरा आपको पता है, आगरा में पटेश्वर, ठीक है, पशु मेला लगता है, इटावा दोस्तों, कालपी आप जानते होंगे, जालौन में कालपी जहां बीरबल का जन्म स्थान दोस्तों, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। यहाँ दोस्तों 19 जिले लगभग तय करके ये जो यमुना नदी है दोस्तों ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर क्या कहता है कि राम गंगा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में
किस जिले से होता है? देखिए रामगंगा का प्रवेश किस जिले से होता है दोस्तों? तो आपको बता दें जिस जिले से गंगा नदी का प्रवेश होता है उसी जिले से रामगंगा का भी प्रवेश होता है। तो कहां से दोस्तों? तो बिजनौर से ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे बिजनौर से ही होता है दोस्तों। अच्छा, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रामगंगा और गंगा आपस में मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि रामगंगा और गंगा नदी मतलब दोनों, रामगंगा और गंगा का संगम कहां पर होता है कि दोनों नदियां आपस में कहां मिलती हैं? तो आपको बता देना, याद रखना है कन्नौज के निकट। कहां पे दोस्तों? कन्नौज में रामगंगा से गंगा मिलती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि काली नदी से, क्या दोस्तों? काली नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? यानी एक तरफ से काली नदी आ रही और एक तरफ से गंगा नदी आ रही, ये दोनों कहां पर संगम बनाती हैं? तो फिर भी याद रखेंगे ये भी कहां पर? कन्नौज पे ही मिलती हैं। मतलब कि कन्नौज में दोस्तों गंगा नदी रामगंगा और काली नदी दोनों से मिलती है दोस्तों। चलिए अब एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि बूढ़ी गंगा गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? अब देखिए बूढ़ी गंगा और गंगा का संगम कहां पर होता है दोस्तों? तो बदायूं में। आपको मैंने पहले बताया है कि बदायूं सबसे लंबा गंगा तट वाला जिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गंडक नदी, क्या उत्तर प्रदेश में गंडक नदी जिसे सालीग्रामी व नारायणी नदी भी कहा जाता है, उसका प्रवेश किस जिले से होता है? तो दोस्तों आपको बता दें जो गंडक नदी दोस्तों उसका प्रवेश कहां से होता है दोस्तों? तो महाराजगंज जिले से। कहां से दोस्तों? महाराजगंज जिले से होता है दोस्तों उसका प्रवेश मेरे दोस्तों। ठीक है, और इसका निकास कहां से होता है? देखिए महाराजगंज से निकल करके उसके बगल में कुशीनगर है दोस्तों, कुशीनगर से वो बाहर उत्तर प्रदेश से चली जाती। क्वेश्चन आएगा कि गंडक नदी का प्रवेश कहां होता है उत्तर प्रदेश में, किस जिले से? तो महाराजगंज से प्रवेश होता है। और निकास कहां से होता है? कुशीनगर। देखिए कुशीनगर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दोस्तों प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है और यहाँ का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है दोस्तों कसिया को। ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कुशीनगर से संबंधित। और यहाँ पर जो अज्ञे जी थे दोस्तों, आप जानते हो कि हिंदी साहित्य के अज्ञे, ठीक है, अज्ञे जी का जन्म स्थान भी यहीं पर है। ठीक है, चलिए अगला है शारदा जिसे काली नदी कहते हैं, इसका प्रवेश स्थान कौन सा है दोस्तों? आपको पता होगा शारदा नदी दोस्तों, शारदा नहर नहीं दोस्तों, शारदा नदी जिसे काली नदी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका प्रवेश स्थान कहां से दोस्तों? तो पीलीभीत से। कहां से दोस्तों निकलती है? निकलती है दोस्तों पीलीभीत से ये निकलती है दोस्तों। कौन सी? तो दोस्तों शारदा नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों 63 नंबर कि उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवेश किस जिले से होता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में चंबल नदी का प्रवेश दोस्तों कहां से होता है? आगरा से। ठीक है, कहां से होता है दोस्तों? आगरा से चंबल नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके लिए अच्छा सा दोस्तों कि बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? ठीक है, बुंदेलखंड की गंगा किस नदी कहते हैं? तो दोस्तों बेतवा नदी को हम बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है कि दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं। ठीक है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी कहते हैं? अगर आपको पता है तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी का मिलन यमुना नदी में किस स्थान पर होता है दोस्तों? देखिए यमुना नदी और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो हमीरपुर के पास। कहाँ पर दोस्तों? हमीरपुर के पास बेतवा नदी और गंगा यमुना नदी मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी का प्रवेश व निकास किस जिले से होता है दोस्तों? क्वेश्चन आ सकता है कि सोन नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से इसका निकास हो जाता है दोस्तों? तो आपको बता दें सोनभद्र से ही दोस्तों ये सोन नदी आती है उत्तर प्रदेश में और वहीं से सोनभद्र से ही दोस्तों उसी जिले से बाहर निकल जाती है दोस्तों। तो याद रखेंगे सोनभद्र से। ठीक है, और सोनभद्र दोस्तों अगर आ गया तो याद रखेंगे दोस्तों ये सबसे दक्षिणतम जिला है उत्तर प्रदेश का और 4 राज्यों को छूने वाला एकमात्र जिला है पूरे भारत का दोस्तों। किसको किसको? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी को दोस्तों। अगला है सई नदी कहां से निकलती है दोस्तों? तो कहां से निकलती है सई नदी? भिजवान झील दोस्तों कहां पड़ता है?
हरदोई में दोस्तों, ठीक है। तो हरदोई से निकलती है सई नदी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है चित्रकूट नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो चित्रकूट जो नगर है दोस्तों, चित्रकूट जिला है दोस्तों, किस नदी के तट पर है? तो पयस्विनी या मंदाकिनी नदी, ठीक है। चलिए अगला है गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित? दोस्तों आपको पता होगा गोरखपुर के बारे में। ये दोस्तों गोरखपुर जो है राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। गोरखपुर आप जानते होंगे, गोरखपुर में अभी दोस्तों चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है, ठीक है। चिड़ियाघर का निर्माण किया है वाजिद अली शाह नेशनल पार्क, सॉरी चिड़ियाघर, ठीक है, प्राणी उद्यान, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि मेरठ व गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी, देखिए हिंडन एयरपोर्ट भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे मेरठ और गाजियाबाद। मेरठ को दोस्तों क्या बोलते हैं? क्रांति या फिर कैंची नगर दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात करते हैं मुरादाबाद व बरेली किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो मुरादाबाद पीतल नगरी और सुरमा नगरी दोस्तों, ये दोनों किसके किनारे स्थित है? तो रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। और रामगंगा का प्रवेश कहां से होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा बिजनौर जिले से, जहां से गंगा नदी भारत उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए वाराणसी नगर किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों? तो आपको बता दें वाराणसी जो नगर है दोस्तों, आपको पता काशी वाराणसी सब वही चीज है, ठीक है। तो ये देखो वरुणा व 80 नदियों के मध्य तथा गंगा नदी के बाएं तट पर, ये मतलब 3 नदियां हैं दोस्तों, वरुणा है, 80 है और गंगा नदी। आपको बता दें वाराणसी का नाम भी इन्हीं 2 नदियों के कारण पड़ा, वरुणा प्लस 80, है ना, तो वाराणसी बन गया, ठीक है। तो याद रखेंगे इन 2 नदियों के कारण ही इसका नाम वाराणसी पड़ा है दोस्तों। अगला है राज्य में केन नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? तो किस जिले से होता है? बांदा दोस्तों, बांदा में केन नदी का प्रवेश होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया दोस्तों? देखिए तो एक घाघरा नदी है दोस्तों, घाघरा नदी देखिए जब वहां से निकलती थी दोस्तों इसका नाम घाघरा होता था, मगर दोस्तों इसका नाम चेंज करके पूरा का पूरा दोस्तों क्या कर दिया योगी सरकार ने? सरयू नदी ही कर दिया है दोस्तों, जो कि आपको अयोध्या में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन भी है, याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला है आंवला नगरी के नाम से प्रसिद्ध प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो सई नदी के तट पर स्थित है प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किसका? आंवला का दोस्तों, इसीलिए इसको आंवला नगरी कहते हैं। जिस प्रकार अमरूद नगरी की अगर बात आ जाती है दोस्तों तो प्रयागराज को याद किया जाता है, और आम नगरी की बात करते हैं दोस्तों मलिहाबाद जो कि लखनऊ के आसपास पड़ता है। तो इसी तरीके से आंवला नगरी दोस्तों सई नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यक्रम 1823 में किस जिले में खोला गया दोस्तों? ठीक है, तो प्रदेश में सिंचाई है तो पहला कार्यक्रम 1823 में किस जिले में खोला गया दोस्तों? तो हमने कई बार बताया है वो जिला कौन सा है, सहारनपुर दोस्तों। और अगर सहारनपुर की बात कर ले हम, क्या अगर सहारनपुर की बात कर ले तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, और सहारनपुर दोस्तों एक खुद का मंडल है जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर 3 जिले आते हैं, ठीक है। और सहारनपुर दोस्तों हिमाचल प्रदेश को टच करने वाला एकमात्र जिला है और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ है बेसिक चीजें, उनको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब 77 नंबर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है दोस्तों? ठीक है, सबसे पुरानी नहर आपको बता दें पूर्वी यमुना नहर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर की बात की जाए तो पूर्वी यमुना नहर दोस्तों 1631 ईस्वी में इसे कहा जाता है कि खुद शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा विलुप्त टाइप की हो गई थी, फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया गया दोस्तों। वैसे ये सबसे क्या है, पूरे प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है दोस्तों। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर, नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए सबसे लंबी जब बात की जाएगी, सबसे पुरानी तो पूर्वी यमुना नहर और सबसे लंबी दोस्तों शारदा नहर है, ठीक है। अब देखिए
अगर आप किसी जिला से देख रहे हैं और आपके यहाँ से शारदा नहर गुजरती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आप किस जिले से हैं दोस्तों। वैसे आपको बता दें कि जो हमारा जिला है दोस्तों रायबरेली, वहाँ से शारदा नहर गुजरती है और रायबरेली का एक अपना इतिहास है। क्या है ये देखिए 79 नंबर क्वेश्चन। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरों का जाल किस जिले में फैला है दोस्तों, तो वो हमारा रायबरेली ही है दोस्तों। रायबरेली में सबसे ज्यादा नहरों का जाल फैला हुआ है। और आपको बता दें दोस्तों कि रायबरेली के डलमऊ से दोस्तों अपना क्या गंगा नदी भी बहती हैं और सई नदी रायबरेली के बीचों बीच से बहती हैं दोस्तों। तो ये भी पता होना चाहिए जो कि वही सई नदी जो कि दोस्तों प्रतापगढ़ से होकर बहती है। ठीक है। और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 नंबर क्या है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो नरौरा है दोस्तों। कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर। ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि एकमात्र दोस्तों परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, नरौरा बुलंदशहर दोस्तों। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख तापीय विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये याद रखेंगे। एक है हरदुआगंज, कहाँ पड़ता, अलीगढ़ में दोस्तों, तालानगरी। ठीक। दूसरा है पनकी, कहाँ पड़ता है, कानपुर में। और परीक्षा दोस्तों ये पूछा भी गया कई बार, तो झांसी में पड़ता है परीक्षा। और अनपरा तथा ओबरा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र हमने बताया है 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला जिला है दोस्तों। ठीक है। तो अनपरा, ओबरा और परीक्षा ये दोस्तों ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेंगे। ठीक है। क्या कर लेंगे, याद रख लेंगे। ठीक है। अगला है दोस्तों राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जिसका पुनरुद्धार दोस्तों 1968 में रूस की सहयोग से किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कौन सा है, हरदुआगंज ताप परियोजना, अलीगढ़ 1942। ये राज्य की सबसे पुरानी परियोजना है दोस्तों और इसका जो पुनरुद्धार दोस्तों रूस की सहयोग से किया गया है। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। देखिए सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो रिहंद जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में है दोस्तों। ठीक है। और रिहंद नदी पर ही है दोस्तों, 33 मेगावाट। ठीक है। देखिए दोस्तों। ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, ये रिहंद नदी पर है। ठीक है। और रिहंद जल विद्युत परियोजना इसका नाम है दोस्तों, कहां पर है, सोनभद्र में पड़ता है दोस्तों। ठीक है। याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। अगर हम दूसरी बात करते हैं दोस्तों कौन सी हो जाएगी, ओबरा जल विद्युत परियोजना। ठीक है। 99 मेगावाट। ठीक है। और दोस्तों ये भी रिहंद नदी पर ही है, सोनभद्र में ही है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला है सहकारी क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा सौर प्लांट कौन सा है दोस्तों, तो इफ्को है प्रयागराज का दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि सौर ऊर्जा से उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है, लखनऊ कलेक्ट्रेट दोस्तों। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला बन गया दोस्तों। और बेस्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके जानकारी के लिए कि सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कौन सा है दोस्तों। सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाला राज्य का पहला बस स्टॉप कह सकते हैं कौन सा है, तो कैसरबाग बस स्टेशन दोस्तों। आप अगर लखनऊ गए होंगे, देखिए लखनऊ में फेमस है कैसरबाग और चारबाग दोस्तों। ठीक है। चारबाग जो कि रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है और कैसरबाग थोड़ा सा दूर पड़ता है। और कैसरबाग ही सबसे पहला उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाला बस स्टेशन है दोस्तों। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि तांबा, प्लेटिनम और यूरेनियम उत्तर प्रदेश के एकमात्र किस जिले से प्राप्त होता है दोस्तों। देखिए तांबा, प्लेटिनम और यूरेनियम कहाँ, ललितपुर। और ललितपुर को हमने बताया था कि श्रीलंका जैसा लटका हुआ है, यानी कि 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है। ललितपुर 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है और एकमात्र जिला जिसको ये टच करता है सीमा, झांसी को दोस्तों। ठीक है। सबसे कम जिला को टच करने वाला जिला भी है ललितपुर दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एंडोसुलाइड्स तथा डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश इसके मामले में पहले स्थान पर आता है।
वहीं बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में हीरा पाया था दोस्तों, कहाँ पाया था हीरा, तो बांदा और मिर्जापुर में। दोस्तों वैसे बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश ज़्यादा खनिज चीज़ें पाई नहीं जाती हैं, मगर थोड़ी बहुत चीज़ों में ये मिल जाती है हल्का फुल्का दोस्तों। तो कहाँ पर हीरा पाया था, तो बांदा और मिर्जापुर दोस्तों, ठीक है, तो याद कर लेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला, मतलब बहुत गझिन वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा गझिन वन क्षेत्र कहां पर है, तो लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी दोस्तों बता दें आपको कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या है, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, और यहां पर सबसे घने जंगल पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर बात कर लें कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला, तो आपको दोस्तों बताना पड़ेगा सोनभद्र, सबसे दक्षिणतम जिला, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, सबसे ज्यादा वन कहां पाते हैं, देखिए इसमें ना गझिन की बात की जा रही और ना ही विरल की, इसमें बात करें सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो दोस्तों आपको सोनभद्र ही बताना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जंगल कहां, सोनभद्र में। अगर बोले दूसरे नंबर पे किस कहां है, तो लखीमपुर खीरी, तीसरे पर मिर्जापुर और चौथे पर पीलीभीत। तो एक क्रम से आप देख सकते हैं 4 जिले हमने लगा दिए हैं घटते क्रम में दोस्तों, ठीक है। अब वही बात कर ले दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब सबसे कम वन कहां पाया था दोस्तों, तो भदोही में, ठीक है। भदोही के बाद मऊ हो जाएगा, मऊ के बाद संत कबीर नगर हो जाएगा, और संत कबीर नगर के बाद मैनपुरी। ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम भदोही में जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम किसे घोषित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहला वनग्राम उत्तर प्रदेश का किसे घोषित किया गया दोस्तों, तो किसको, बेलहत्थी ग्राम को दोस्तों, जो कि सोनभद्र में ही पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है दोस्तों, तो खैर वृक्ष से दोस्तों कत्था प्राप्त किया जाता है। और आपको बता दें बीड़ियां जो होती है दोस्तों, बीड़ियां किसके पत्ते से बनाई जाती है दोस्तों, तो उसके लिए हमें तेंदू की आवश्यकता होती है, तेंदू के पत्ते से। और एक चीज आपको बता दें कि तेंदू के पत्ते दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में दोस्तों बिल्कुल अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए बीड़ी के कारखाने, ठीक है, बीड़ी बनाने का उद्योग अधिकतर बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल बहुत ही अच्छे से प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो तेंदू के पत्ते हैं दोस्तों, तेंदू के वृक्ष सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको बता देना है, ठीक है। अगला है माचिस की तीली और डिब्बियां बनाई जाती हैं, तो किस वृक्ष से बनती हैं, तो आपको बता दें सेमल हो गया, अर्जुन हो गया, और गुलेर के वृक्ष से माचिस की तीलियां और डिब्बियां बनाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा देश का पहला जलग्राम किसे घोषित किया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे ये जलग्राम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जखनी ग्राम है दोस्तों, इसने बहुत ही अच्छे से जल को संरक्षित किया दोस्तों। ये देखिए बांदा में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर पहले जल की कमी थी दोस्तों, यहाँ के लोगों ने इतने अच्छे से जल संरक्षित किया कि एक मिसाल बन गया दोस्तों, और इसे देश का पहला जलग्राम घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा देश के प्रधानमंत्री को। तो जखनी ग्राम दोस्तों कहाँ पड़ता है, बांदा में, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों प्लेलिस्ट पे जाना मत भूलिएगा, देखिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से प्लेलिस्ट, प्रमुख पुरस्कार, यहाँ पर हमने पुरस्कार पढ़ा दिए हैं। और दोस्तों ये 1 घंटे 45 मिनट की संपूर्ण हिंदी वाली वीडियो, इसे जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश जिला दर्शन करना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, और संपूर्ण हिंदी के लिए तो आप इसे मत छोड़िएगा, इस पे जाइए, संपूर्ण हिंदी पढ़िए, बिल्कुल एकदम नए तरीके से अच्छे से पकड़ बनाइए आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।